हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मार्केंशिया का स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने मार्केंशिया का हर एक टॉपिक मेरी लास्ट वीडियो में है, मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसमें रिप्रोडक्शन, जो गमेटोफिटिक जनरेशन होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, हर चीज मैंने जो है डिटेल में जो है लास्ट वीडियोस में अपने पढ़ा रखी है। आज हम उसका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि रह गया है बाकी हमारा टॉपिक, उसको कवर करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन का डायग्राम। अब इस डायग्राम को तो पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन जो है एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे, है ना। डिटेल में मैं जो है एक्सप्लेन करते चलूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि ऊ स्पोर जो कि क्या होता है, हमारा जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल कहलाता है। ठीक है, आगे ये बातें अभी हम जानेंगे। तो ये ऊ स्पोर से ही जो है हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है स्टार्ट होता है। तो ऊ स्पोर में क्या हो रहा है कि पहले जो दो डिवीजन जो हो रहे हैं, ट्रांसवर्सली डिवीजन जो हो रहे हैं, ट्रांसवर्सली माइटोटिक डिवीजन जो हो रहे हैं, वो जो है दो सेल स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं ऊ स्पोर को। ऊ स्पोर को हम जाइगोट के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा डिवीजन होता है जिसमें दो सेल का डिवीजन होता है, हाइपोबेसल सेल बनता है और एपीबेसल सेल बनता है। फिर उसके बाद इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है जो कि 4 सेल का स्टेज आता है, जिसको क्वाड्रेंट स्टेज भी कहा जाता है। और फिर इस क्वाड्रेंट स्टेज के बाद जो है एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिसमें हमारा 8 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, 8 सेल की स्टेज आती है। फिर उसके बाद हमारा जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, हमारा स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमें डायग्राम से अभी ये हमने देख लिया है डायग्राम। अब हम लाइन बाय लाइन इन चीजों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीजें मैंने लिख रखी है ऐसे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए कि जो जाइगोट है हमारा, यानी जो हमारा ऊ स्पोर है, उसमें ट्रांसवर्सली माइटोटिक डिवीजन होकर के वो किस में डिवाइड हो रहा है, 2 सेल की स्टेज में, जो कि हाइपोबेसल सेल बनता है और एपीबेसल सेल बनता है। फिर उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है तो 4 सेल की स्टेज बनती है, क्वाड्रेंट स्टेज कहा जाता है। फिर फर्दर उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और वो 8 सेल की स्टेज बनती है। फिर उसी 8 सेल के स्टेज में जो है डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं और उन मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो है हमारा स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या क्या बनता है, फुट बनता है, सीटा बनता है और कैप्सूल बनता है। ये सारे टर्म्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ नाम से समझ लीजिए। अब हम लाइन बाय लाइन इन बातों को समझते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, इन चीजों को। पहला पॉइंट आता है कि द फर्टिलाइज एग, जो हमारा फर्टिलाइज एग बना, इनलार्ज इन साइज, वो क्या हो रहा है, साइज में इनलार्ज हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है। एंड फिल्स अप द कैविटी ऑफ वेंटर एंड बिकम्स ऊ स्पोर, और वेंटर की जो कैविटी है वो फिल हो गई है, फूल गई है, एनलार्ज हो गया है, और वो क्या बना रहा है, ऊ स्पोर बना रहा है। ऊ स्पोर को जाइगोट से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, विच इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरा का पूरा जो बन रहा है, उसकी मदर सेल कौन है, यही ऊ स्पोर है ना। ये जो अभी हमने डायग्राम में देखा था ना, यही ऊ स्पोर, ये ऊ स्पोर जो है पूरे स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल कहलाती है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। द जाइगोट सेल इनसाइड द वेंटर डिवाइड्स फर्स्ट बाय द ट्रांसवर्सली। पहला डिवीजन जो जाइगोट सेल में हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। और ये ट्रांसफर डिवीजन क्या बनाता है, फॉर्मिंग एन आउटर एपीबेसल सेल एंड एन इनर हाइपोबेसल सेल। एक आउटर एपीबेसल सेल बनता है और एक इनर साइड में हाइपोबेसल सेल बनता है, यानी कि 2 सेल की स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद ये पहले डिवीजन में हुआ। फिर आता है हमारा इन सेकेंड डिवीजन, दूसरा जो डिवीजन हो रहा है, इट अंडरगोज वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म 4 सेल स्टेज। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा वर्टिकल डिवीजन हो रहा है जिसमें 4 सेल की स्टेज बन रही है। पहले हमारी 2 सेल की स्टेज बनी है ना, अब इस 2 सेल की स्टेज में जो है वर्टिकल डिवीजन हुआ। तो वर्टिकल डिवीजन हुआ तो ये कितने स्टेज की सेल बन गई, ये 4 सेल की स्टेज बन गई है ना। तो द सेकेंड डिवीजन अंडरगोज वर्टिकल डिवीजन एंड फॉर्म 4 सेल स्टेज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रा मीन्स होता है 4, तो क्वाड्रेंट स्टेज की सेल बन गई। अब 4 सेल स्टेज देन फॉर्म्स 8 सेल बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब उसके बाद उसी 4 सेल की स्टेज में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है हमारा, जो कि क्या बना रहा है,
8 सेल की स्टेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हमने अभी यहाँ पे डायग्राम से इन बातों को समझा था कि 2 सेल की स्टेज बनी। ऊस्पोर यानी कि जो जाइगोट है हमारा मदर सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, वो 2 सेल की स्टेज बना रहा है, हाइपोबेसल। इनर साइड वाला हाइपोबेसल है, आउटर साइड वाला यहाँ पे एपीबेसल सेल है। फिर उसके बाद 4 सेल की क्वाड्रेंट स्टेज बनी हमारी, फिर जाके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और हमारा 8 सेल की स्टेज जो है बन गई है। अब क्या होता है आगे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द 2 अपर एपीबेसल सेल ऑफ द क्वाड्रेंट डिवाइड टू फॉर्म कैप्सूल एंड द अपर पार्ट ऑफ द सीटा। अब हमारा ये जो क्वाड्रेंट स्टेज था, हमारा जो 8 क्वाड्रेंट के बाद 8 सेल की स्टेज बनी है ना, तो ये कैसे बनी, ऐसे 8 सेल की स्टेज बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो एपीबेसल सेल है, एपीबेसल सेल हमारा कौन सा हुआ, ये नीचे वाला। ठीक है, ये जो एपीबेसल सेल हुआ, इनकी जो है सेल्स क्या करते हैं, वो डिवाइड होके कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो सीटा का अपर पार्ट है उसका फॉर्मेशन जो है ये एपीबेसल सेल करते हैं। ठीक है, ये हमारा एपीबेसल सेल हुआ। तो ये क्या क्या बना रहा है, इसमें कैप्सूल बन रहा है और क्या बन रहा है, प्लस सीटा का अपर पार्ट बन रहा है। ठीक, फिर उसके बाद द 2 हाइपोबेसल सेल। अब ये वाली जो है, ये ऊपर वाली, ये हाइपोबेसल सेल है, इनर साइड की आती है। तो इनर साइड वाली जो हाइपोबेसल सेल है वो क्या कर रही है, आफ्टर सेवरल डिविजन्स टू फॉर्म लोअर पार्ट ऑफ सीटा एंड द फुट। ये क्या बना रही है, फुट बना रही है, और सीटा का अपर पार्ट इधर बन गया एपीबेसल सेल में, और जो लोअर पार्ट है सीटा का वो हाइपोबेसल सेल के थ्रू बन रहा है। यानी कि समझ लीजिए ऐसे, अगर ऐसे देखा जाए तो ये पार्ट कैप्सूल हो जाता है, फिर सीटा आता है, फिर फुट आता है। ठीक, ऐसे समझ गए। अभी हम जब स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि जो एपीबेसल सेल के 2 अपर बेसल सेल हैं क्वाड्रेंट डिवाइड, वो क्या करते हैं क्वाड्रेंट के, वो डिवाइड होके कैप्सूल बनाएंगे और सीटा का अपर पार्ट बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो हाइपोबेसल सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, सेवरल डिविजन्स के बाद सीटा का लोअर पार्ट बनाएंगे और फुट बनाएंगे। तो यहाँ तक हो गया कि ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो डिवीजन हो रहे हैं, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है स्पोरोगोनियम का, वो बन कैसे रहा है, हमने मेकिंग वाली प्रोसेस को यहाँ तक देख लिया। अब जब वो बन के तैयार हो गया है स्पोरोगोनियम, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम डिटेल में। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो है स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, यानी कि जो फुट और सीटा कैप्सूल ये जो बनता है वो कैसे बन रहा है, किन सेल्स के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो है स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर जो स्पोरोगोनियम का है वो बेसिकली किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्या क्या आता है, हमारा फुट आ जाता है, सीटा आ जाता है और कैप्सूल आ जाता है। तो इनको अब हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये बेसिकली बनते कैसे हैं और इनमें क्या बनता है, कैप्सूल के अंदर क्या बनता है, सीटा, फुट, ये सब क्या इनका काम है। ठीक है, इन बातों को समझते हैं। तो पहले हम सोच रहे हैं कि आप ज़रा डायग्राम समझने, पहले यहाँ पे डायग्राम से समझिए कि ये जो 8 सेल की स्टेज बनी थी हमारी, हाइपोबेसल सेल हो गए, ये एपीबेसल सेल के थ्रू क्या बना, कैप्सूल बना, और अपर पार्ट सीटा का बना, और इनके थ्रू जो हाइपोबेसल सेल है उसमें लोअर पार्ट सीटा का बना और फुट बना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये फुट बन गया, ये सीटा बन गया, ये कैप्सूल हो गया हमारा। फिर उसके बाद आता है कि ये रहा स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो ये जो हाइपोबेसल सेल के थ्रू क्या बना था, फुट बना था, सीटा का लोअर पार्ट बना था, और जो एपीबेसल वाले सेल थे उनसे कैप्सूल बना हमारा, और सीटा का अपर पार्ट बना। तो ये हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरोगोनियम का। ठीक है, अगर आपको डायग्राम में बनाने को आता है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग बहुत जरूरी होती है, उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप डायग्राम तो बना देंगे लेकिन आपको समझना जरूरी है और टीचर को बताना भी जरूरी है। आप उसको मेंशन करिए कि आपने किस चीज को क्या बनाया है, यानी कि ये फुट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर्स हैं, इलेटर्स हैं, ये सारी चीजें आप उन्हें जो है मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग जो है कैप्सूल के बारे में समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में
स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम पूछ लिया जाता है, तो हमें वहां पे क्या करने की जरूरत है, हमें उस स्ट्रक्चर में इन तीनों पार्ट्स को समझाने की जरूरत है ना, इनको डिटेल में बताने की जरूरत है और एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो अगर ऐसा आता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम मार्केंशिया का आता है, तो आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा चीजें आपको जो है लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैप्सूल का फॉर्मेशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि लोअर टीयर जो हमारा एम्ब्रियो का है, जो हमारा एम्ब्रियो बना है ना, 8 सेल की जो स्टेज बनी है हमारी, जो 8 सेल की स्टेज बनी है, तो उसमें क्या हो रहा है, अंडरगोस पेरिक्लिनर डिवीजन। तो जो लोअर टीयर है, जो नीचे वाला टीयर है, उसका नीचे वाला पार्ट है एम्ब्रियो का, उसमें पेरिक्लिनर डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, एम्फीथीसियम बनाएगा। अब यही एम्फीथीसियम्स क्या करता है, कैप्सूल की वॉल बनाता है, कैप्सूल की वॉल बनाता है। जैसे ये हमारा कैप्सूल हुआ, तो इसकी ये जो वॉल बन रही है, ये यही एम्फीथीसियम बनाता है। और ये कहाँ होती है, ये कैलिप्ट्रा के नीचे होती है। कैलिप्ट्रा एक होता है, उसके नीचे जो है कैप्सूल की वॉल होती है। तो एम्फीथीसियम क्या बना रहा है, कैप्सूल की वॉल बना रहा है। फिर उसके बाद आता है द सेंट्रल सेल अंडरगोज एंटीक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म एंडोथीसियम। अब जो सेंट्रल सेल हैं इसके एम्ब्रियो के, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहा है इसमें और वो एंडोथीसियम बनाते हैं। द एंडोथीसियम, यही एंडोथीसियम क्या करता है, एंडोथीसियम क्या बनाता है, स्पोरोजेनस सेल बनाता है। स्पोरोजेनस सेल को हम आर्कीस्पोरियल सेल्स भी कह सकते हैं, जिनको आर्कीस्पोरियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या कर रहे हैं कि यही आर्कीस्पोरियल सेल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, मेड अप ऑफ 50% स्टेराइल सेल्स होते हैं और 50% फर्टाइल सेल्स होते हैं। देखो बात यहाँ पे समझो, क्या हो रहा है कि जो हमारा लोअर टीयर है एम्ब्रियो का, है ना, एम्ब्रियो का जो लोअर टीयर है हमारा, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और उसने कैप्सूल की वॉल बनाई। ठीक, एम्फीथीसियम बनाया और यही एम्फीथीसियम ने कैप्सूल की वॉल बनाई। फिर उसके बाद इसके जो सेंट्रल सेल हैं उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहा है और वो एंडोथीसियम बनाते हैं। फिर ये फर्दर जो एंडोथीसियम है, ये फर्दर जो है इसमें डिवीजन होता है और ये स्पोरोजेनस सेल बना रहा है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये क्या बना रहा है, एंडोथीसियम क्या बना रहा है, स्पोरोजेनस सेल बना रहा है, जिनको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब क्या हो रहा है कि ये आर्कीस्पोरियल सेल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ 50% स्टेराइल सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि आधे आधे अमाउंट में बने होते हैं। 50% जो है स्टेराइल सेल से मिलकर के बना है और 50% जो है वो फर्टाइल सेल से मिलकर बना है। फिर ये फर्दर जो फर्टाइल सेल्स हैं, जो 50% वाले फर्दर जो फर्टाइल सेल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, ये आर्कीस्पोरियल मदर सेल बना रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोर की मदर सेल, जो कि 2n कंडीशन में होती है, यानी कि डिप्लॉयड नेचर की होती है। ठीक, तो ये क्या बना रहे हैं, जो फर्टाइल सेल है 50% वाले, ये आर्कीस्पोरियल मदर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि स्पोर्स की मदर सेल्स को बना रहे हैं और इन्हीं मदर सेल से क्या बनेगा, हमारा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हम स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बात समझ आ गई होगी आपको। अब स्पोर जो फर्टाइल सेल्स थे 50%, उन्होंने स्पोर्स की मदर सेल्स को बनाया। ठीक, फिर बचे जो फर्टाइल सेल, जो 50% स्टेराइल सेल बने, वो क्या बना रहे हैं, फॉर्म्स इलेटर्स मदर सेल। अब ये इलेटर क्या होते हैं आगे हम समझेंगे। तो इलेटर की मदर सेल्स को कौन बना रहा है, जो स्टेराइल सेल्स हैं 50%। द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। अब क्या हो रहा है, जो स्पोर्स की मदर सेल बनी है, जो 2n कंडीशन हुई है, ये फर्दर मियोसिस हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें मियोसिस हुआ और उन्होंने क्या बनाया, एंड फॉर्म्स 4 स्पोर अरेंज इन टेट्राड। ये जो मदर सेल है, स्पोर्स मदर सेल हैं जो, वो क्या बना रही हैं, 4 स्पोर बना रही हैं, मियोसिस करके 4 स्पोर, मतलब ऐसे। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, टेट्राड कंडीशन, यानी कि 4 का अरेंजमेंट है। तो ये टेट्राड कंडीशन होगी, है ना। स्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, मियोसिस हुआ, उसमें अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 स्पोर अरेंज इन टेट्राड। टेट्राड की कंडीशन में ये अरेंज है एंड मेक 2 स्पोर्स फॉर मेल गैमेटोफिटिक थैलस एंड 2 स्पोर्स फॉर फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस व्हेन डिस्पर्स्ड। फिर क्या होता है, ये टेट्राड कंडीशन में क्या होता है, 2 जो स्पोर्स हैं वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे, है ना, मेल वाला जो है थैलस बनाएंगे, और जो 2 बचे
वो क्या बनाएंगे, 2 स्पोर्स बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे जब इनमें डिस्पर्जन होगा, जब ये डिस्पर्स करेंगे, ये जो टेट्राड की कंडीशन है जब डिस्पर्स करेगी तो जो है 2 जो है मेल गेमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे और 2 जो है फीमेल गेमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे। अब जो इलेटर मदर सेल बने हैं, यानी कि जो 50% स्टेराइल सेल थे उनसे जो इलेटर मदर सेल बने हैं उनका क्या काम है, तो ये इलेटर मदर सेल्स क्या कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इनमें, यानी कि मॉर्फोसिस होकर के क्या बना रहे हैं, इनटू लॉन्ग स्टेराइल स्पिंडल शेप के इलेटर्स बन रहे हैं ना, लॉन्ग स्टेराइल और स्पिंडल शेप के इलेटर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लंबे लंबे ऐसे स्पिंडल शेप के इलेटर्स बनते हैं। अब ये क्या करते हैं, ईच इलेटर हैज स्पाइरल थिकनिंग, ईच इलेटर्स में स्पाइरल थिकनिंग है विच हेल्प्स इन स्पोर्स डिस्पर्सन। अब इसका मतलब समझ आया है कि इन इलेटर्स का काम क्या है, इसमें स्पाइरल थिकनिंग होती है जो कि हेल्प करते हैं स्पोर्स, जो स्पोर्स हमारे टेट्राड की कंडीशन में बने हैं उनको डिस्पर्स करने में, है ना, बाहर निकलने में जो है ये हेल्प करते हैं। व्हेन दे आर मॉइस्ट, जब ये मॉइस्ट होते हैं यानी कि हल्का गीले होते हैं तो दे स्वेल, वो स्वेल कर जाते हैं, एंड व्हेन दे ड्राई दे कॉइल, और जब ये ड्राई होते हैं तो इनमें कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग समझते हैं ना, ऐसे मुड़ जाना, है ना, कॉइलिंग हो जाती है, और जब ये मॉइस्ट होते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं, तो ये ऐसे लंबे लंबे मोटे मोटे फूले हुए होते हैं। इलेटर्स की बात हो रही है। दिस कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ द इलेटर्स, अब इनकी जो कॉइलिंग और अनकॉइलिंग है इलेटर्स की, वो क्या करती है, हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्जल, स्पोर्स के डिस्पर्स करने में, डिस्पर्जल होने में ये हेल्प करते हैं, और इसी से क्या होता है, इट लूजेस द स्पोर्स, इससे क्या हो रहा है कि स्पोर्स जो है लूज हो जाते हैं और वो बाहर डिस्पर्स कर जाते हैं। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ स्पोर्स एंड इलेटर इज 1:27 होता है, यानी कि रेशियो अगर इलेटर्स और स्पोर्स का देखा जाए तो 1:7 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम सीटा की। सीटा क्या होता है, सीटा जो है वो भी एक स्पोरोगोनियम का पार्ट है, जस्ट लाइज बिलो जस्ट द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है ना। अगर ऐसे हम देखें डायग्राम को तो ये हमारा इस कैप्सूल हो गया, फिर ये सीटा आ जाता है, फिर यहाँ पे फुट आ जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट है सीटा, ये कैप्सूल के जस्ट नीचे है। ठीक है, ये कैलिप्ट्रा वगैरह इधर होते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम सीटा की बात करेंगे, इस वाले पार्ट की बात करेंगे। तो ये कहाँ है, लाइज जस्ट बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे है। एंड सीटा सेल्स आर फॉर्म बाय एलोंगेटेड सेल्स, ये सीटा सेल जो है एलोंगेटेड सेल से यानी कि लंबे लंबे सेल से बने होते हैं। एट द बिगिनिंग सीटा इज वेरी स्मॉल बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीटा एलोंगेट्स वेरी रेपिडली। स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में क्या होता है कि सीटा जो है बहुत स्मॉल होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीटा एलोंगेट्स यानी कि बड़ा हो जाता है, लंबे लंबे सेल्स बन जाते हैं, एलोंगेटेड सेल्स बन जाते हैं बहुत जल्दी से जो बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। इट एलोंगेट्स सो मच दैट इट पुशेस आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स नेमली कैलिप्ट्रा, पेरीगाइनियम एंड पेरिकीटियम। ये क्या होते हैं, एलोंगेट करता है और क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर को पुश करता है। इट पुशेस आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स नेमली, और जिन प्रोटेक्टिव लेयर्स के क्या क्या नाम है, कैलिप्ट्रा है ना, पेरीगाइनियम और पेरिकीटियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। द एलोंगेशन ऑफ सीटा इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, जो सीटा का एलोंगेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो रहा है ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस है एंड इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द सेल, ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से सीटा एलोंगेट कर रहा है। और ये इंक्रीज कब होता है, जब हम सेल के अंदर जो है स्टार्च की जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, यानी कि स्टार्च बहुत ज्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट होता है, इंक्रीज करता है उसका प्रेजेंट स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन, तो जो है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो सीटा एलोंगेट करता है। यहां तक बात समझ आ गई। और यही स्टार्च जो प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सेल्स, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है सेल्स में।
नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फुट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैप्सूल के बारे में पढ़ा, सीटा के बारे में पढ़ा, अब आता है फुट। फुट कैसा होता है, ये बल्बस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, विच इज एम्बेडेड इन द गेमेटोफिटिक टिश्यू, जो कि कहाँ होता है, गेमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है, मतलब उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बना होता है। और ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स नरिशमेंट फ्रॉम द गेमेटोफाइट। देखो स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा ना, कि ये कैप्सूल हुआ हमारा, फिर ये सीटा हुआ, फिर हमारा फुट आ जाता है, ठीक। तो ये जो फुट है ये एम्बेडेड है किसमें, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, और ये किसमें एम्बेडेड है, गेमेटोफिटिक टिश्यू में है। और इसी गेमेटोफिटिक टिश्यू से ये क्या करता है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो हमारा ये जो पूरा स्पोरोगोनियम है इसकी जो है ग्रोथ हो सके प्रॉपरली, है ना। तो ये स्पोरोगोनियम की ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, फुट। फुट जो है बल्बस स्ट्रक्चर होता है, गेमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है, यानी कि उसमें प्रेजेंट होता है, और ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है उसी गेमेटोफिटिक टिश्यूज से, ताकि जो है स्पोरोगोनियम का ग्रोथ हो सके, उसमें जो है ग्रोथ में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है स्पोरोगोनियम इज स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ मार्केंशिया, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है मार्केंशिया की, वो किसके थ्रू हो रही है, वो इसी स्पोरोगोनियम के थ्रू हो रही है। स्पोरोगोनियम में हमने क्या क्या पढ़ा, स्पोरोगोनियम के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। तो इन्हीं 3 पार्ट्स के थ्रू जो है स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पोरोगोनियम क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है किसका, किसी भी ब्रायोफाइट का, चाहे वो मार्केंशिया हो चाहे कोई सा भी ब्रायोफाइट्स हो। तो यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है। अब उसके बाद हम डेhiscence की बात करते हैं कि अगर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या हो रहा है। ड्यू टू कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ इलेटर्स, जो हमने पढ़ा था कि इलेटर्स में कॉइलिंग होती है और अनकॉइलिंग होती है, उनकी वजह से, उनका कॉइलिंग और अनकॉइलिंग जो नेचर है उसकी वजह से स्पोर टेट्राड जो है लूज हो जाते हैं, जो वो 4 के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, है ना। स्पोर मदर सेल जो स्पोर टेट्राड बना रही है, तो ये टेट्राड जो है लूज हो जाते हैं, और लूज होने की वजह से क्या होता है, द कैप्सूल ड्यू टू ड्राइनेस क्रैक्स, जो कैप्सूल हमारा होता है वो ड्राइनेस की वजह से क्रैक कर जाता है, एंड द स्पोर्स कम आउट, और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, और जब ये बाहर आ जाते हैं तो कैप्सूल बिकम्स ड्राई व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, और ये सारे स्पोर्स जो है हमारे बाहर चले जाते हैं, और यही स्पोर्स जो है एक नए जो है मार्केंशिया का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल बिकम्स ड्राई बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, और जो उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स होती नहीं है, जो हमने पढ़ा अभी, कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरिकीटियम, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं यहाँ पे साइड में, तो इनके ड्राइनेस की वजह से ये जो है ये बाहर आ जाता है, ड्राई हो जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद वो कैसे बाहर आते हैं, है ना, डेhiscence कैसे हो रहा है, तो इलेटर्स की कॉइलिंग और अनकॉइलिंग की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, उनका जर्मिनेशन कैसे हो रहा है स्पोर्स का। ईच स्पोर ऑफ मार्केंशिया इज हैप्लॉइड। अब जो स्पोर्स बना है, जो स्पोर मदर सेल थी पहले, SMC जो था वो 2n की कंडीशन में था, इससे जो टेट्राड की कंडीशन बनी, है ना, मदर सेल ने स्पोर टेट्राड बनाए, तो 4 की कंडीशन, अब ये चारों क्या है, n नंबर में प्रेजेंट हैं, यानी कि चारों हैप्लॉइड नेचर के हैं। तो ईच स्पोर, हर स्पोर जो मार्केंशिया का है वो हैप्लॉइड नेचर का है, n नेचर का है, एंड इट हैज 3 लेयर्स, और उनकी 3 लेयर्स हैं, हर स्पोर की 3 लेयर हैं, ठीक है। पहली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, पेरीस्पोरियम। मिडिल वाली लेयर एक्सोस्पोर या एक्साइन कहलाती है, और इनर की लेयर जो है वो एंटाइन कहलाती है, यानी कि जो स्पोर्स की 3 लेयर्स होती हैं, पहली वाली पेरीस्पोरियम, बीच में जो है वो एक्साइन या एक्सोस्पोर, और अंदर जो है वो एंटाइन कहलाती है। द स्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 सेल। स्पोर्स क्या हो रहा है, माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है 2 सेल में। द अपर सेल इज लार्जर देन द लोअर सेल। अपर सेल जो है वो लार्जर है लोअर सेल के कंपैरिजन में। द अपर सेल इज ग्रीन फिलामेंटस एंड फॉर्म्स थैलस, और जो अपर सेल होगी, है ना, जो ऊपर वाली सेल होगी वो ग्रीन होगी, फिलामेंटस होगी, उसमें फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होगा और वो थैलस का फॉर्मेशन करेगी। और जो लोअर वाला सेल है वो हाइलिन होगा, यानी कि
कोई कलर नहीं होगा एंड फॉर्म्स राइजोइड्स, और वो राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा हुआ स्पोर्स का जर्मिनेशन। यहाँ पे हमारा मार्केंशिया वाला टॉपिक जो है ख़त्म होता है। तो आई होप आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हो, सारे टर्म्स समझ आए हो। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप हमें जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।